मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक जो चल रहा है हम लोग का लास्ट टॉपिक सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया कंप्लीट हो चुका है। और आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है फिनाइलोकीटोनुरिया। ठीक है, दीज आर ऑल डिसऑर्डर्स, द मेजर डिसऑर्डर्स दैट अफेक्टेड बाय द जेनेटिकली ओके, यानी द जेनेटिकली जो डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग को जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है फिनाइलोकीटोनुरिया। पढ़ना कैसे है इसे, क्योंकि थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड थोड़ा टफ होता है तो तोड़ देना है। इसे पहले पढ़ेंगे फिनाइल, क्या पढ़ेंगे? फिनाइल, फिर कीटो, फिर न्यूरिया। देखो 3 भाग में बट गया ना। हमने पहले पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे भी तो आसानी से। पहले लिखेंगे फिनाइल, ठीक है, फिर देखिएगा कीटो, KETO, कीटो और न्यूरिया। कितना इजी आ गया? आगे कि नहीं आ गया? जो हार्ड वर्ड लग रहा था, हार्ड वर्ड को हम लोग इजीली जब ट्रांसलेट करना होगा तो हम ब्रेक करके उसे ट्रांसलेट करके रखेंगे, तब हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये डिसऑर्डर क्या होता है? ये डिसऑर्डर होता है रिसेसिव म्यूटेंट एलील के वजह से क्रोमोसोम 12 पे। ये दिस इज द मोस्ट VVI सीन, ठीक है ना, मोस्ट VVI वर्ड। रिसेसिव म्यूटेंट एलील के वजह से फिनाइलोकीटोनुरिया होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछेगा, आपको टॉर्चर करेगा तो यहीं से करेगा। अगर क्वेश्चन निकालेगा कि फिनाइलोकीटोनुरिया इज अ विच टाइप ऑफ डिजीज, तो इट इज अ डिजीज ऑफ रिसेसिव म्यूटेंट एलील, ठीक है ना। और किस क्रोमोसोम पे होता है फिनाइलोकीटोनुरिया, ये दूसरा एमसीक्यू निकालेगा तो क्रोमोसोम नंबर 12। ये क्रोमोसोम नंबर 12 क्या होता है? ऑटोसोम होता है। मैंने इसके बारे में चर्चा लास्ट क्लास में कर रखा था कि हमारे पास क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है ऑलोसोम, ठीक है ना। ऑटोसोम को हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं जो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में काम करता है, और ऑलोसोम को हम लोग गैमेटिक सेल कहते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के रूप में काम करता है। ठीक है, कहता है कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी इस जिसको होगा ये वाला बीमारी फिनाइलोकीटोनुरिया, इसमें एक एंजाइम की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ एन एंजाइम। वो एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। क्या नाम है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। सबके साथ में बोलिए एक बार, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। ये आपका बोर्ड प्लस नीट दोनों का क्वेश्चन है। फिनाइलोकीटोनुरिया में कौन सा एंजाइम लैक हो जाता है? क्या कौन सा एंजाइम लैक हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। हाँ, और ये किस क्रोमोसोम पे होता है? 12 नंबर पे होता है। अब पूछेगा कि इसके सिम्टम में क्या दिखाई देगा, क्या प्रॉब्लम होता है? तो दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स फिनाइल एलेनिन को ट्रायोजीन में कन्वर्ट कर देता है, और इसके वजह से फिनाइल एलेनिन जो होता है ये ऐसा डेरिवेटिव्स है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है ना, यानी जमा हो जाता है, और उसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी मेंटल डिजेनरेशन, मेंटल एबिलिटी कमते चली जाती है, और इसके बाद से दिमागी हालत थोड़ा कमजोर हो जाती है। डिजेनरेशन या रिटार्डेशन दोनों सेम वर्ड होता है। और क्योंकि ये जो होता है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ये वाला ये जो बोला है फिनाइल एलेनिन जो ट्रायोजीन में चेंज हो गया, ये यूरिन की वजह से यहाँ पे रिटार्डेशन आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ड्यू टू द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हमारे शरीर में हमारी किडनी का काम क्या है? हमारे ब्लड को फिल्टर करना। वो ब्लड में क्या ऐसा चीज होता है कि फिल्टर करता है? तो हमारे ब्लड में सारी इंपॉर्टेंट और हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट हमारे शरीर में तैरते रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट और हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट। कहेगा सर ये क्या होता है, फिर से समझाइए ना अच्छे से। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इट्स मीन हार्मोन्स जितने भी हमारे ब्लड के थ्रू ही जाते हैं ना, आपने सुना होगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये सब एक ही माध्यम है हमारे शरीर में हर एक सेल में पहुंचने का, वो है ब्लड। उसी के तरीके से ये भी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कलेक्शन हो रहा है फिनाइल एलेनिन में जो ट्रायोजीन, वो भी ब्लड के माध्यम से होता है। अब किडनी इसको फिल्टर नहीं किया, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं किया फिर से शरीर को देने के लिए, तो वो कहां चला जाएगा? यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। यूरिन के थ्रू कहां चला जाएगा? फैन ऑफ कर दो फैन। यूरिन के थ्रू कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और इसी की वजह से फिर से हमारे शरीर में वो नहीं आएगा, तो इसकी कमी हो जाती है। समझ में आया? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, कोई डाउट? क्वेश्चन क्या करेगा? 3 ही 4 क्वेश्चन करेगा। किस क्रोमोसोम पे होता है? ऑटोसोम 12, ठीक है, किस क्रोमोसोम पे होता है? ऑटोसोम 12। इसके साथ में ये कैसा एलील है? रिसेसिव म्यूटेंट एलील है, ठीक है ना। इस बीमारी में क्या, इस बीमारी में एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। इसी की कमी हो जाती है, यही चेंज होता है ट्रायोजीन में, जिसकी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भर जाता है ब्रेन में, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। बाउंस किया? एक बार पढ़िएगा तो और अच्छे से आ जाएगा। नाउ हियर वी आर द VVI टॉपिक ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कहेगा सर ये सब आप MVVI क्यों कर दे रहे हैं, है ना? कोई ऐसा भी टॉपिक तो होगा कि जो MVVI नहीं होगा, तो इसका कोई ठीक नहीं एग्जामिनर का। ये सारे पॉइंट्स अच्छे निकाले गए हैं, MCQ पूछ ही सकता है।
और पूछेगा तो हमें इसे छोड़ना नहीं, यही नहीं कि एकदम छोड़ते हुए चलना, सब कुछ। ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम से हमेशा क्वेश्चन करता है, पिछले साल भी किया था। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कहिएगा सर ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, 46 क्रोमोसोम हमारे शरीर में नॉर्मल होता है। क्या 45 होगा तो नॉर्मल होगा? नहीं सर। 47 होगा तो नॉर्मल होगा? नहीं सर। इसीलिए अगर ये होगा तो इसको क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम ही होना चाहिए, उससे बढ़ेगा या फिर घटेगा तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। अब कहता है सर कि ड्यू टू द अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब कमी, ड्यू टू द एक्सेस, एक्सेस का मतलब ज्यादा, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल अरेंजमेंट। अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट, यानी 46 ना होकर 45 हो गया या 47 हो गया तो ये कहलाता है वन और मोर क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, दिस डिसऑर्डर इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। A change in the number of chromosome in an organism arises due to non-disjunction of chromosome during gamete formation. Gamete formation के दौरान में क्रोमोसोमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल नहीं होता है, वो कुछ अलग ढंग से हो जाता है, और अलग ढंग से होगा तो वो क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। 3 प्रकार की बीमारियां इसमें आती हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और नीलेफिल्टर सिंड्रोम। फिर से एक बार साथ में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नीलेफिल्टर सिंड्रोम। इसी में जो तीसरा केस जो थर्ड जेंडर आप बात करती है ना, इसी से होता है। आपने एक शक्ति करके कोई सीरियल आया था, उसमें एक थर्ड जेंडर दिखाया है, भूल रहे हैं उसका, बहुत पहले, अब वो तो खत्म हो गया, लेकिन उस समय में जिसमें हम थे उसमें मैं आया था। तो उसमें जैसे एक लड़की होती है, लेकिन लड़की में रुडिमेंट्री ओवरी हो जाता है, यानी वो भी एक थर्ड जेंडर के केस में आ जाती है। और एक लड़का और लड़की दोनों का कैरेक्टर लेके चला आता है, वो भी थर्ड जेंडर, यानी जेंडर 2 टाइप का होता है। ये थर्ड जेंडर 2 प्रकार की, जो एक कंप्लीट लड़की दिखेगी लेकिन फिर भी वो थर्ड जेंडर है, क्योंकि उसका जो ऑर्गन है, ओवरी है, वो सही नहीं है, यानी वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं करेगा, समझ में है? और एक जो थर्ड जेंडर होता है जिसमें दोनों हो जाता है, यानी वेजिनल और पेनिस का दोनों का मिक्सचर होते हुए, यानी ये कैसे बनेगा ये भी इसमें बता देगा। ऐसे मैं हल्का फुल्का समझा देता हूँ। जैसे केवल अगर एक्स आए, एक क्रोमोसोम, तो ये रुडिमेंट्री ओवरी हो गया। अगर एक्स वाई आया या फिर ट्रिपल एक्स आ गया, तो देखिए तो ये ज्यादातर ट्रिपल एक्स नहीं, एक्स ही रहा और एक्स वाई आ गया, तो ये फीमेल और मेल का गुण लेके आ गया, यही 47 क्रोमोसोम होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनुप्लॉइडी। क्या बात करते हैं? एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी दोनों केस को दिखाता है, जिसमें ड्यू टू लॉस और गेन, या तो लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एनुप्लॉइडी। जिसमें एक और मोर क्रोमोसोम अगर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एनुप्लॉइडी। जिसमें डाउन सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम? 47 MVVI। डाउन सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम? 47। टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम? 45 MVVI। यानी टर्नर सिंड्रोम 45 के याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम 45 क्रोमोसोम का रहेगा, डाउन सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम का रहेगा। अब यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एनुप्लॉइडी में एक कम या एक ज्यादा हो गया, लेकिन पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। इस केसेस में जो क्रोमोसोम होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन द मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिंगल सेट हैप्लॉइड अकॉर्डिंग टू दिस में बी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। इस केस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये मल्टीपल हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है क्रोमोसोम एक सिंगल सेट में। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है ना? तो पेयर का मतलब एक सेक्स ही रहेगा, एक सेक्स ही रहेगा, यही सब जो अलग अलग क्रोमोसोम है वो रहेगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर इस पेयर में अगर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाता है, तो इस केसेस में हम लोग इसे क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। मैं भी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है और ये पॉलीप्लॉइड हो सकता है। समझ में आया? देख रहा हो ना? हैप्लॉइड यानी एक एन, डिप्लॉइड यानी 2 एन और पॉलीप्लॉइड यानी 9, यानी ट्रिपल, 2-3 क्रोमोसोम आ जाएगा। बाउंस किया क्या? अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे का टॉपिक लेते हैं बाबू, डाउन सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना कि सर आपने बताया कि सर डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 47। तो सर एक क्रोमोसोम बढ़ गया इसमें, कितना क्रोमोसोम बढ़ गया? एक। क्योंकि सर नॉर्मल जो होता है वो आपने भी जस्ट कहा 46 होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ा। और ये सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले हैं लैंगडॉन डाउन। कौन डिस्क्राइब किए थे? लैंगडॉन डाउन। इसी की वजह से इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया, इन्हीं की वजह से। और ये कब किया गया था? 1866 में। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन टेक्निक के अकॉर्डिंग अपने थ्योरेटिकल में ये बात को प्रूव किया कि डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ के आता है। कहा इन्होंने कि इट इज ड्यू टू द ट्राइसोमी। ये 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हम लोग बात करते हैं। अराइजिंग ऑफ नॉन डिसजंक्शन, यानी बात करते हैं कि अगर 21st क्रोमोसोम हमारा डबल एक्स है तो एक और आ जाता है जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया ट्राइसोमी। क्या नाम दे दिया? ट्राई। ट्राई का मतलब 3 है ना, ये 2 था और इसमें प्लस 1 आ गया तो कितना क्रोमोसोम हो गया? 3।
ये कितने नंबर 21st क्रोमोसोम पे याद रखना है। ट्राइसोमी कितने नंबर क्रोमोसोम पे दिखेगा 21st। ये क्वेश्चन किया है कई बार। ट्राइसोमी में क्या होता है तो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है और ये ट्राइसोमी अगर होगा तो कौन सा सिंड्रोम होगा डाउन सिंड्रोम होगा। कौन प्रूव किए थे लैंगडॉन डाउन किए थे। कब किए थे 1866 में किए थे। ये सब याद रखना है। आगे आते हैं ये ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में एक नन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। इसमें क्या होता है एज द मैटरनल एज इंक्रीजेस। ये कब होता है इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों का शादी सही समय पे कर देना चाहिए। लेकिन इन द नॉट द ऑल केसेस बट इट इज द सिम्टम्स ऑफ द लेट एजेस मैरिज। अगर कोई लड़की है सोचती है कि हम 35-40 साल की उम्र में शादी करें तो फिर थोड़ा मुश्किलात हो जाता है। ये सब बीमारियां बच्चे लोगों में आ सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैटरनल का एज बढ़ जाता है इसकी वजह से नन डिसजंक्शन इंक्रीजेस, ये चांसेस बढ़ जाता है। ऐसी घटनाएं बढ़ने की चांसेस हो जाती है क्योंकि इसमें जो ओवम कंटेनिंग होता है 21st क्रोमोसोम पे यानी 24 इज फर्टिलाइज्ड बाय अ नॉर्मल स्पर्म। जैसे कि एक क्रोमोसोम तो ऑलरेडी बढ़ गया है तो 23 में एक 24 हो गया और जब ये फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ क्योंकि स्पर्म तो 23 ऑलरेडी लेके आ रहा है लेके आ रहा है हैप्लॉइड में तो ये ऐड कीजिए 24 अब प्लस 23 कितना बनेगा 47। इसी की वजह से फर्टिलाइज्ड स्पर्म द जाइगोट बिकम 47 comes to possesses 3 कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। यानी ये 3 कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम लेके आता है जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। डाउन सिंड्रोम के जब बच्चे लोगों को आप देखिएगा तो कुछ इनका डाउन सिंड्रोम का बच्चे लोगों का सिम्टम्स होता है जो मैं बता देता हूं। ऐसे चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये सब बच्चे को देखिए देखिए यही होता है डाउन सिंड्रोम के बच्चे, ठीक है ना। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में इसका हाथ जो होता है सैचुरेटेड होता है। पाम इज गुड, देखिए हाथ चौड़ा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा सा अभी जस्ट एक मूवी आया था आमिर खान का, कौन मूवी है सितारे जमीन पर, ऐसा ही बच्चे बन गया है, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम से हालांकि दिमाग से थोड़े तेज होते हैं, ये सब मेंटल रिटार्डेशन होता है लेकिन इनमें समझने बोलने की क्षमता समझदारी होती है, समझदारी कूट के भर होती है, समझ में। चलिए मैं इसे हटाऊं। देखिए कहता है कि शॉर्ट सैचुरेटेड विद अ स्मॉल राउंड माउथ, शॉर्ट सैचुरेटेड स्मॉल राउंड माउथ हो जाएगा इनका। फिर पाम इज गुड, हथेली। फिर उसके बाद पाम क्रीज हो जाता है छोटा। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। ये फिजिकल जो होते हैं उतने नहीं हो पाते, साइकोमोटर होते हैं थोड़ा दिमागी से कुछ भी किसी को मार सकते हैं या फिर कुछ अलग कर सकते हैं, थोड़ा सा हाँ गुस्सा में चाहे ये चीजें ऐसी करके। तो ये हालांकि इनको थोड़ा प्यार से रखा जाता है। आगे अगला है लीनेफिल्टर सिंड्रोम। दिस सोल्स फॉर जेंडर एक्स। It arises due to non-disjunction of X chromosome during ova formation, ठीक है ना। ओवा फॉर्मेशन के दौरान में X क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन हो जाता है क्योंकि ओवम जो है ये 2X क्रोमोसोम को ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है Y कैरिंग क्रोमोसोम के साथ तो केस क्या बना XXY, क्या बना XXY। जब भी XXY के बारे में बात करेगा तो कौन सिंड्रोम हो जाएगा लीनेफिल्टर सिंड्रोम। ये 47 अपीयर्स हो जाता है। इसमें सिम्टम क्या होंगे अ मेल विद अंडर डेवलपमेंट ब्रेस्ट, यानी लड़का होगा लेकिन उसका ब्रेस्ट जो होगा वो अंडर डेवलप्ड होगा, यानी लड़की का कैरेक्टर लेके आएगा क्योंकि ऑलरेडी देखिए 2X यानी लड़की और 1Y यानी लड़का, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। इस चीजों को बोलेंगे गायनेकोमैस्टिया। अस्पर्स बॉडी है, शरीर में बाल रहेगा, मेंटली रिटार्डेड मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, यानी मेंटल थोड़ा उनका दिखते हैं छक्का का थोड़ा अजीब तरीके से वो बात करते हैं। और उसके बाद एक बार बहुत सा छक्का नहीं देखे, चलिए ठीक है। और उसके बाद अस्टेराइल होंगे यानी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अस्टेराइल का मतलब होता है बांझ, ठीक है। ये बच्चे को जन्म नहीं देंगे। आगे आए हम लोग, समझ में आया बाबू। चलिए हमारे आज का लास्ट सेशन खत्म हो गया। ये लास्ट टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी इसी का केस है, दैट्स व्हाई द थर्ड जेंडर केस, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया आपको। इसमें कहता है इट अराइज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग ओवा फॉर्मेशन। ओवा फॉर्मेशन के दौरान में एक्स क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन यानी इसकी कमी मतलब इसलिए हो जाना, प्रॉब्लम हो जाना। कहता है कि जब ओवम कैरिंग नो एक्स क्रोमोसोम, नो का मतलब कोई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम नहीं है, इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म कैरिंग एक्स। जैसे एक हम बात करते हैं मेल इनटू फीमेल से, ठीक है, किसी से भी इन दोनों में हम बात करते हैं कि किसी से भी, तो हालांकि जनरली ज्यादातर फीमेल से इससे कोई क्रोमोसोम नहीं आया, दैट इज नॉट, नॉट का मतलब जीरो, और इससे एक्स आ गया तो क्या बना एक्स नॉट बना। तो ये किस चीज का मोस्टली फीमेल कैरेक्टर ये दिखाएगा ना, लेकिन ये अस्टेराइल होगा। क्या होगा अस्टेराइल, यानी ये बांझ होगा। रुडिमेंट्री ओवरी होगा, मैं बता दूंगा। क्रोमोसोम जाइगोट विद एक्स नॉट अपीयर हुआ
इसमें फीमेल विथ रुडिमेंट्री ओवरी, लड़की ही बनेगी, लेकिन इसका ओवरी जो होगा वो रुडिमेंट्री होगा। रुडिमेंट्री का मतलब होता है कि ओवरी इज नॉट फुली डेवलप्ड, इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम। क्लियर हो गया कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओवरी। तो जब ओवम ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो बच्चा होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए बाकी लगभग इसका सारा कैरेक्टर जो होता है लड़की का होता है, पहचानना मुश्किल होता है इसमें। इसीलिए जो एक शक्ति करके जो सीरियल था उसमें लड़का को उस लड़की से प्यार हो जाता है और उसको एक्चुअल में पता नहीं रहता है, लेकिन लड़की को शायद पता रहता है ये बात उसको। नहीं कटेगा दिखती, मतलब झगड़ टाइप दिखती नहीं है एकदम। हाँ, इसमें लड़की नहीं दिखेगी, इसमें एकदम लड़की जैसी दिखेगी, जो भी है वो कैरेक्टर लड़की का आता है। हाँ ये चीज, लेकिन वो शॉर्ट स्टैचर, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, थोड़े छोटे रहते हैं सारे कुछ, मतलब सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली द लड़की का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, हिप का डेवलपमेंट अच्छा होता है, हेयरिंग चाहे जो उनका वोकल, ये सब चीजें जो होती है अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे इन चीजों का कमी होगा। और ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? स्टेराइल है, यानी ये क्या है? बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो यहाँ पे थर्ड जेंडर का टू केस हो गया, एक मेल फीमेल का बोलने क्या और एक कंप्लीट फीमेल का बोलने क्या। टुडे स्टूडेंट द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आज के दिन में ये चैप्टर हो गया खत्म। हम लोग अगले क्लास में इसके सॉल्यूशंस को लेके चलेंगे और उसके अगले क्लास में फिर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ ये टॉपिक जो है मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, लेकिन चलिए जब आप लोग का कहना है तो मैं समझा देता हूँ। नहीं ये नाम नहीं है, मतलब पूछ रहे कि हम नहीं आए थे। देखिए हेरिडिटी क्या है, ये सब बात आप लोगों ने समझ रखा है। हेरिडिटी क्या है? एक It means defined transmission of character from generation to successive generation of living organism। जैसे पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में फिर ये ऑफ स्प्रिंग का भी पेरेंट बनेगा, फिर इसके ऑफ स्प्रिंग में, इस तरीके से जब सक्सेसिवली जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। दैट इज द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ये कैरेक्टर हो जाता है। दूसरा एलील, मैंने समझा रखा था पहले ही क्लास में, जो वर्डियस फॉर्म ऑफ जीन होता है उसे हम लोग एलील कहते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये आपने क्लियर है, ठीक है ना। फिनोटाइप ये एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है और जीनोटाइप इंटरनल जेनेटिकली कैरेक्टर होता है। होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट आप समझते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, जो मेंबर ऑफ पेयर एलील जो होगा वो सिमिलर होगा और मेंबर ऑफ पेयर एलील डिफरेंट होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर आपको पता है। डोमिनेंट जो अपने आप को शो ऑफ करे और रिसेसिव जो अपने आप को हाइड रखे, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ रखा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ रखा है। इसमें एक कैरेक्टर से क्रॉस कराते हैं और डाइहाइब्रिड में दो कैरेक्टर से क्रॉस कराते हैं। कहानी खत्म, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू सून। समझ में